आज हमारा कक्षा 11वीं कॉमर्स विषय लेखा शास्त्र का अध्याय 1 लेखांकन की प्रस्तावना, जिसका आज फर्स्ट क्लास है। ये हमारा नया सेशन है, नया सेशन अर्थात 2021 और 22 उसका आज हमारा फर्स्ट क्लास है 11 कॉमर्स का। अकाउंट का हम लोग चालू करेंगे फर्स्ट क्लास, जिसका अध्याय 1 है, जिसका नाम है लेखांकन की प्रस्तावना। लेखांकन, लेखांकन किसे बोला जाता है? जैसे हम लोग किसी कार्य को करने से पहले किसी चीज को लिखना, ठीक है, हम लोग किसी कार्य को करते हैं तो उसको हम लोग अपने पास दर्ज करते हैं, जिसको बोला जाता है लिखना। तो उसी तरह जब हम लोग अकाउंट या व्यवहारिक जीवन में अपन अकाउंट के बारे में जब पढ़ते हैं, लेखांकन के बारे में पढ़ते हैं, तो लेखांकन का मतलब ही होता है लिखना। अर्थात जब हम लोग अपने व्यापार में कुछ लेन देन करते हैं, कुछ व्यवहार करते हैं, तो उन व्यवहारों को अपने पुस्तकों में, अपनी किताबों में याद करने के उद्देश्य से जब लिखा जाता है, उसी को बोला जाता है लेखांकन। लेखांकन को और स्पष्ट करते हुए बहुत सारे लेखा शास्त्रों ने अपने अपने मत से, अपने अपने चीजों से परिभाषित किया है। लेकिन लेखांकन को क्या बोला जाता है? जैसे लेखांकन किसी कार्य को किस ढंग से अपने परिणाम के स्वरूप प्राप्त करने की एक कला है। जैसे बोला गया है प्रस्तावना में, आवश्यकता, प्रयास व संतुष्ट में घूमते चक्र के अनेक वैज्ञानिक उपलब्धियों को प्राप्त कर लिया है। फलतः उद्योग एवं वाणिज्य के क्षेत्र में भी अनेक परिवर्तन संभव हुए। उत्पादन की उन्नत प्रणाली को विस्तार में समस्त राष्ट्रों ने आज आर्थिक विकास की दौड़ को लाकर खड़ा कर दिया। सही बात है कि आज हमारा जो देश है वो हर एक क्षेत्र में उन्नत कर रहा है, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे संस्कृति में हो, चाहे समाज में हो। तो हम लोग यहाँ पर व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। तो व्यापारिक जो क्षेत्र है हमारे देश की, वो दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। आगे बढ़ता है, सात सुविधाओं को उपलब्ध कराने की वित्तीय संस्थाओं का विकास बढ़ता सरकारी हस्तक्षेप में आर्थिक समस्याओं को और भी जटिल बना दिया है, क्योंकि हमको व्यापार में पैसे की आवश्यकता होती है। पैसा हम कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो वित्तीय संस्था। वित्तीय संस्था से मतलब होता है बैंक, बैंक चाहे रिजर्व बैंक होगा, स्टेट बैंक होगा, ग्रामीण बैंक होगा, या कहीं से भी कोई भी वित्तीय संस्था होगी। आगे बोलता है, यदि सारे लेन देन को सदैव याद रखना संभव नहीं था, और व्यापार में हमेशा नए नए रोज के रोज क्या होते जाते हैं? व्यवहार होते जाते हैं। क्योंकि आप एक दुकानदार हो, एक उदाहरण के रूप में समझो कि यदि आप एक दुकानदार हो, तो दुकानदार में कोई एक ग्राहक को बस सामान देते हो क्या? कभी नहीं। हम लोग क्या करते हैं, दिन भर में अगर सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक अगर हम अपना दुकान को चलाते हैं, तो करोड़ों बोलता हूँ, कम से कम 100-200 ग्राहक तो हमारे दुकान में रोज आ जाएंगे। 100 तो ग्राहक कहीं नहीं जाते। 100 चाहे कोई 2 रुपए का सामान लेने आए, चाहे 50 रुपए का लेने आए, चाहे 1000 रुपए का सामान लेने आए, लेकिन दिन प्रतिदिन कंटिन्यू हमारे ग्राहक दुकान में आते रहते हैं। तो क्या आप हर एक ग्राहक के लेन देन को याद कर सकते हो क्या? कभी नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ता? उन व्यवहारों को अपनी पुस्तकों में दर्ज करके रख लो। ठीक, आगे बोलता है, यदि सारे लेन देन सदैव याद रखना संभव नहीं होता, तो लेखन क्रिया का महत्व उतना नहीं हो जितना कि आज है। लेखांकन की आवश्यकता मुख्यतः इसलिए उत्पन्न हुई कि मनुष्य की स्मरण शक्ति सीमित है, क्योंकि हम जो चीज सोचते हैं वो सीमित समय या कम समय के लिए सोचते हैं। हम ज्यादा समय की बातों को या ज्यादा समय के लेन देन व्यवहारों को याद नहीं रख सकते। आगे बोलता है, यही कारण है कि प्राचीन समय में यह कहावत प्रसिद्ध थी, पहले लिख पीछे देख, भूल पड़े तो कागज से ले। अर्थात पहले क्या कर ले? लिख ले, जो व्यवहार हो रहे हैं, जो आपके साथ लेन देन हो रहे हैं, उनको लिख ले, फिर पीछे दे मतलब आप उसको छोड़ दो। लेकिन जब उसको याद करना हो, देखना हो, तो हम क्या कर सकते हैं? उसको कागज से, मतलब जहां पर लिखे हैं उसको फिर से हम देख सकते हैं। जैसे स्कूलों में या कॉलेजों में हम लोग टीचर लोग जब पढ़ाया करते हैं, तो आप लोगों को कॉपी कंप्लीट करने बोलते हैं। कॉपी क्यों कंप्लीट करने बोलते हैं? क्योंकि हम लोग जो चीज पढ़ा चुके हैं, आप उसको अपनी कॉपी में लिख लो बोलते हैं। फिर आगे हम लोग आगे पढ़ाते जाते हैं, और जब उसको बोला जाता है कि हम लोगों ने ये चीज पढ़ाया था, आप उसको देखो, तो आप फट से पीछे पलटोगे और देखोगे हाँ हमने ये चीज पढ़ा था। अर्थात क्या होता है इसका मतलब? पहले लिख, हम लोग उसको लिखवा दिए, फिर उसको पीछे दे मतलब छोड़ दो, और आगे भूल पड़े, अगर आप उसको भूल गए हो, याद नहीं हो, तो फिर उसको पलट कर आप देख लो। आगे बोलता है, प्रत्येक व्यवसायी अपने धन को वस्तुओं की उत्पादन एवं क्रय विक्रय संबंधी व्यवहारों में नियोजकता
करता है, इस अपेक्षा के साथ कि एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर उसे वांछनीय प्रतिफल की प्राप्ति होगी। सही बात है। कोई भी व्यक्ति जो व्यापार व्यवहार करता है, व्यापार में लेन देन करता है, अपने सामानों का क्रय विक्रय करता है, तो वो भविष्य की आवश्यकताओं को, भविष्य में लाभ प्राप्त करेगा, ये सोचकर उस कार्य को करता है। कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने व्यापार को केवल हानि की स्थिति में पहुंचा दे? नहीं। हर कोई चाहता है कि जब भी मैं अपने व्यापार करूं तो मेरे को उसमें ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, और वो भविष्य में लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य ही क्या करता है? व्यापार करता है। आगे बोलता है, व्यवसाय की सफलता सामान्यतः निम्न सूचनाओं पर आधारित होती है जिन्हें लेखा पुस्तकों से प्राप्त किया जा सकता है। तो हम अगर अपने व्यापार में ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहते हैं तो हम उसके लिए क्या क्या प्रयास करें कि हमको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। तो सबसे पहला बोलता है व्यवसाय में क्रय विक्रय की क्या स्थिति है। सबसे पहला आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करना है तो आप ये जानो कि मेरे को व्यापार में किस प्रकार का क्रय और विक्रय करना है, सामान को कम लागत पर किस प्रकार अच्छी कीमतों पर बेच सकूं। दूसरा, कितने व्यक्तियों से रुपए देना है, कितने व्यक्तियों से राशि लेनी है। आपको दूसरा काम क्या करना पड़ेगा कि आपको किसको पैसा देना है और किससे पैसा प्राप्त करना है। अगला बोलता है व्यवसाय में किन किन संपत्तियों का प्रयोग किया है और उसका वर्तमान मूल्य क्या है। आपको इस चीज को भी याद रखना पड़ेगा कि हमारे पास जितनी भी संपत्ति है हमारे व्यवसाय में, जो हमारे व्यवसाय को चलाने में काम आती है, तो उन संपत्ति की वैल्यू क्या है और वो संपत्ति अच्छी स्थिति में है या नहीं। उसके बाद आता है व्यवसाय में लाभ हो रहा है या हानि, और आपको समय समय पर इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या मेरे व्यापार की जो स्थिति है वो लाभ की ओर है या हानि की ओर है। निम्न सूचनाओं के साथ साथ विभिन्न कानूनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने व व्यवसाय के संचालन के लिए व्यवहारों को समुचित ढंग से लेखा कार्य किया जाना आवश्यक है। तो इन सबको याद रखने के लिए, क्योंकि हम अपने व्यवसाय में बहुत सारे लेन देन, बहुत सारे व्यवहार करते हैं, ऐसी स्थिति में हमको चाहिए कि हम उन व्यवहारों को याद रख सकें। किंतु मनुष्य की स्मरण शक्ति बहुत कम है, सीमित है, वो ज़्यादा चीज़ याद नहीं रख सकता। इसलिए अच्छा है कि आप जो भी व्यवहार किए हैं उसको अपनी पुस्तकों में, अपने पास किसी किताब में लिख कर रख लें, और जब आवश्यकता पड़े तो आवश्यकता पड़ने पर उसको क्या कर ले? देख सके। खाता बही एवं लेखाकरण। अब खाता बही और लेखाकरण क्या होता है? प्रारंभ बही खाता एवं लेखाकरण शब्द एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, किंतु अब दोनों को अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। वास्तव में लेखांकन एक व्यापक अर्थ रखने वाला शब्द है जिसके अंतर्गत बही खाता निहित है, अतः अध्ययन सुविधा के स्पष्ट दोनों की विवेचना आवश्यक है। उसके बाद आता है खाता बही का अर्थ। खाता बही को बहुत सारे लेखा शास्त्रियों ने अपने अपने अनुसार प्रभावित किया है या अपने अपने साथ परिभाषित किया है। पहला है बाटली बाई का अनुसार, व्यापारिक व्यवहारों को हिसाब किताब की सुनिश्चित पुस्तकों में लिखने की कला का नाम लिखा है। मतलब हम अपने व्यवहारों को किस ढंग से या किस प्रकार रख सके, इसको रखने की कला ही क्या है? बही खाता। जैसे हम लोग एक दुकान, किसी दुकान में आप जाओगे, है ना, किसी दुकान में अगर आप जाते हो तो दुकान में देखना, जो दुकानदार होगा उससे आप पूछना कि आपके पास जो रोज के व्यवहार होते हैं उनको आप कहाँ लिखते हो, और जो ग्राहक आपके, जो वर्तमान ग्राहक जो कंटिन्यू बने हैं, जो आप ही की दुकान से सामान लेते हैं, उनका कहाँ पर खाता बही को आप दर्ज करते हो। तो देखना वो सबको लिखने का तरीका अलग अलग होगा। जो रोज के जो आ रहे हैं ग्राहक को लिख देगा रमेश, जैसे रमेश से 100 रुपए, है ना, उमेश से 200 रुपए, है ना, हरीश से, ऐसा करके पूरा लिखते जाएगा, है ना। ये रोज के व्यवहार जो दैनिक है। किंतु जो पर्टिकुलर ग्राहक होंगे उनका लिखना एक पन्ने में, जैसे रमेश हुआ तो रमेश, ठीक। उसके बाद डेट डालेगा, है ना, उसके बाद वो क्या क्या सामान लिया वो लिखेगा, उसके बाद उसके अमाउंट को लिखेगा और लास्ट में जोड़ेगा। तो ये जिस तारीख का होगा वो तारीख का खत्म, लाइन खींच देगा। उसके बाद फिर दूसरे तारीख का अगर वो आता है नेक्स्ट डे या 2-4 दिन के बाद फिर सामान लेने आता है, फिर डेट डालेगा, उसके बाद उस दिन वो क्या क्या सामान लिया उसका अमाउंट लिखेगा, फिर जोड़ेगा, ठीक। अब ये रमेश का हो गया। अब रमेश बोलेगा भैया मैं आपके पास से कितना सामान लेके गया हूँ, आप उसको मेरे को बताओ। तो बताएगा आप 2 तारीख को 2000 का सामान ले गए, 10 तारीख को 1000 का सामान ले गए, तो टोटल आपका इतना पैसा होता है, बता दिया। तो ये भी लिखा है उसने,
रोज का, और इसको भी लिखा है, किंतु दोनों को लिखने का तरीका अलग अलग है। इसने केवल अपनी जानकारी के लिए लिखा है और इसको भी जानकारी के लिए लिखा है, किंतु उसको इस तरीके से लिखा है कि ये इसके लिखने का पता चल रहा है कि लिखने को किस प्रकार वो सजा के लिखा है। तो दोनों को लिखने का तरीका देखो अलग अलग है, इसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखा है, किंतु दोनों में लिखने का तरीका अलग है। तो इसी को ही लिखने के तरीके को ही खाता बही कहा जाता है, अर्थात इसके लिखने की जो कला है, इसी कला को हम लोग क्या बोलते हैं, खाता बही बोलते हैं। ठीक, तो बाटली बार का एक बार और पढ़ा हूँ। व्यापारिक व्यवहारों को हिसाब किताब में सुनिश्चित पुस्तकों में लिखने की कला का नाम बुक कीपिंग है। समझ में आया? लिखने की जो कला है, किस प्रकार को कितने अच्छे ढंग से आप लिख सकते हो, इसी के लिखने की कला को क्या बोला जाता है, खाता बही बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद कार्टर के अनुसार बोलते हैं पुस्तपालन उन समस्त व्यापारिक लेन देनों को जिन्होंने फलस्वरूप द्रव्य से मतलब यहाँ पर है रुपए से या द्रव्य के मूल्य का हस्तांतरण किया है, या तो किसी सामानों का लेन देन किया हो या सामान के बदले पैसे का प्राप्ति किया हो। आगे बोलता है ढंग से खाता बही में लिखने की कला एवं विज्ञान है। ठीक, अब कला एवं विज्ञान, यहाँ पर बाटली वाले ने केवल कला को बताया था, तो कला को मैंने समझा दिया कि इसी लिखने के तरीके को हम कितने और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, किस ढंग से लिख सकते हैं, इसको बोला जाता है कला। और यहाँ पर कार्टर ने बोला है कि खाता बही कला भी है और विज्ञान भी है, तो कला और विज्ञान मैं आगे टॉपिक में समझाऊंगा, आएगा। ठीक, उसके बाद आता है लेखांकन का अर्थ। लेखांकन का अर्थ होता है, मैं शॉर्ट रूम में पढ़ रहा हूँ, आप सुनिए। एक निश्चित अवधि के परिणामों को जानने के लिए विभिन्न लेखों के संग्रहण, जैसे आप अपने व्यवहार में, आप जैसे क्या करना चाहते हैं अपने व्यापार में, ठीक है, जैसे व्यापार में आपने हिसाब किताब किया, ठीक है, यहाँ पर सपोज 200, 300, 400, 500, 600 और 700, ऐसा आप लोगों ने हिसाब किताब, ठीक है। ये अलग अलग डेट का है, ये 5 तारीख का है, ये 8 तारीख का, 10 तारीख का, 12 तारीख का, है ना, ये 18 तारीख का, ये 25 तारीख का। ठीक, अब ये अब मैं पूछूं महीने के अंत में कि आप लोगों ने कितने रुपए का व्यवहार किया, तो अगर ये आपके पास लिखा होगा, तिथि वार लिखा होगा, किन किन व्यक्तियों से आपने व्यवहार किया है ये लिखा होगा, किन किन व्यक्तियों से कितना कितना रुपए का व्यवहार किया है, अगर ये सब चीज आपके पास लिखा होगा तो आप इसको क्या कर सकते हो, बता सकते हो। तो इसी तरीके को बोला है, क्या बोला है, इसी तरीके को मैं परिभाषा में पढ़ रहा हूँ, सुनना। विभिन्न एक निश्चित अवधि के परिणामों को जानने के लिए, निश्चित अवधि मतलब ये जो डेट है, ये अवधि है ना, निश्चित अवधि के परिणामों को जानने के लिए विभिन्न लेखे के संग्रह, विभिन्न लेखे के संग्रह जो हम लोगों ने लिखा है, इसको हम लोग एक जगह संग्रह करें, संग्रह मतलब जमा कर लिए। ठीक, बोलता है जानने के लिए विभिन्न संग्रह, विश्लेषण तथा लेखे के सारांश तैयार करने संबंधी कार्य भी आवश्यक होते हैं। मतलब हम जो लिखे हैं इसका विश्लेषण करना कि ये सही तरीके से लिखा है कि नहीं लिखा, अगर ये सही तरीके से नहीं लिखा है तो फिर इसको सही करना, इसका सारांश करना, सारांश मतलब होता है इसको संक्षिप्त रूप में कि अब इसको हम लोगों ने बढ़ा कर, अब देखो मैं बोलूँगा 5 तारीख को आप लोगों ने रमेश से क्या क्या व्यवहार किए थे, तो आप बता सकते हो 5 तारीख को मैं 200 रुपए का ही व्यवहार किया था, 8 तारीख को कितने का व्यवहार किए थे, 300 रुपए। तो इसको छोटे रूप में, सारांश के रूप में, संक्षिप्त रूप में क्या कर दिए, देखिए, तो एक बार हमको पता चल जाएगा कि हाँ हम लोगों ने इस व्यक्ति से किस तिथि को या किस निश्चित तारीख को, अवधि को, किस व्यक्तियों से किस प्रकार का व्यवहार किया है, पता चल जाएगा। इसी को बोला जाता है खाता बही। ठीक, लेखांकन। इसके बाद लेखांकन की परिभाषा बोला गया है, स्मिथ एवं एस्बर्न के अनुसार लेखांकन मुख्यतः विभिन्न प्रकृति एवं व्यापारिक व्यवहारों एवं घटना का अभिलेखन तथा वर्गीकरण करने का विज्ञान है। इन व्यवहारों को घटना, अभिप्राय, वित्त प्रकृति का सारांश निकालने, विश्लेषण करने, परिणामों को जानने, उन व्यक्तियों को जिन्होंने निश्चित करना है, निर्णय लेना, संप्रेषण करना की कला।
ठीक। उसके बाद आता है लेखांकन की विशेषता। लेखांकन की विशेषता क्या क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट बनता है लेखांकन कला एवं विज्ञान है। तो कला को तो मैंने समझाया था। विज्ञान, विज्ञान का मतलब होता है विशिष्ट ज्ञान होना। विशिष्ट ज्ञान, देखो लिखने का तरीका तो सबको पता है। किसी एक बच्चे को बोलूं ये काम को लिख दे, मतलब लिख दे, तो देखना कोई लिखना बैठेगा तो पूरा ऐसे कॉपी में भर देगा, पूरा लिख देगा। लेकिन कोई जानकारी वाला होगा जिसके पास ज्ञान है, लिखने की कला या तो लिखने का तरीका होगा, तो देखना इसको कितने अच्छे से लिखेगा। जैसे कोई हेडिंग होगा तो वो हेडिंग डालेगा, उसके नीचे अंडरलाइन करेगा, डैश डालेगा, लिखेगा, उसके बाद पूर्ण विराम लगाएगा। फिर दूसरा अगर हेडिंग होगा तो 2 नंबर डालेगा, हेडिंग लिखेगा, अंडरलाइन डालेगा, डैश, फिर लिखेगा। मतलब उसी लिखने को दो व्यक्ति से आप कंपेयर करो तो देखना लिखने की जो कला है, किसी जिसको जानकारी नहीं है वो क्या करेगा, लिखने दोगे तो फटाफट फटाफट पूरा का पूरा वो लिख के दे देगा। किंतु अगर जिनको जानकारी है लिखने का वो देखना बहुत सजा के बहुत सुंदर रूप से लिखता है। तो मतलब किसी भी कार्य को करने का विशिष्ट ज्ञान होना। विशिष्ट ज्ञान, विज्ञान का मतलब होता है वी प्लस ज्ञान। वी का अर्थ होता है विशिष्ट और ज्ञान का मतलब जानकारी। तो किसी भी कार्य को करने के लिए आपके पास विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता, विशिष्ट ज्ञान है तो वो विज्ञान के अंतर्गत आता है। दूसरा, विज्ञान का मतलब होता है किसी भी कार्य को करने में हमको उस चीज का परिणाम पता हो। परिणाम पता हो, परिणाम से मतलब है जैसे हम कोई विज्ञान में क्या होता है, खोज होता है, अनुसंधान होता है। देखना बड़ी बड़ी चीजों को या नई नई चीजों को खोजा जाता है और उसको खोजने के बाद उसका परिणाम हमारे सामने होता है। तो विज्ञान में भी ये चीज होता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमको विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता और कार्य को करने के बाद उस चीज का परिणाम हमको मिले, उसको विज्ञान बोला जाता है। तो लेखांकन में भी वही है। लेखांकन में क्या होता है, हमको तो विशिष्ट के लेखांकन एक विशिष्ट ज्ञान का, क्योंकि जिसके पास ये ज्ञान होगा वही ये लेखांकन का काम कर सकता है। तो विज्ञान हो गया। दूसरा, इसमें परिणाम की भी आवश्यकता होती है। तो परिणाम कैसे, किसी व्यवहार को हम लिखते हैं, व्यवहार को लेन देन करते हैं, तो वर्ष के अंत में या माह के अंत में हमको उसका लाभ मिलता है, परिणाम मिलता है। वो किसके रूप में मिलता है, लाभ के रूप में। तो उसको हम लोग विज्ञान बोला जाता है। तो प्रबंध होता है। लेखांकन भी क्या है, एक प्रकार की कला। कला को मैंने समझाया और विज्ञान को मैंने अभी बताया। तो विशिष्ट ज्ञान का होना विज्ञान कहलाता है। तो प्रबंध लेखांकन में विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है और विज्ञान कला है। हम लोग किसी कार्य को किस और अच्छे तरीके से किस प्रकार कर सकते हैं उसको बोला जाता है कला। ठीक। अगला पॉइंट बोलता है लेखांकन केवल वित्तीय व्यवहारों को शामिल किया जाता है। लेखांकन में हम वित्तीय व्यवहारों को मतलब पैसे से संबंधित व्यवहारों को लिखते हैं। अगला बोलता है लेखांकन के अंतर्गत निश्चित बहियों का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग जब आगे पढ़ोगे, है ना, अभी धीरे धीरे जब हम लोग अपना टॉपिक बढ़ाएंगे तो देखना लेखांकन में जब हम लोग अकाउंट पढ़ेंगे तो उसमें देखना हर एक प्रकार की बही होती है कि किस व्यवहार को, उधार है तो उधार के लिए कौन सी बहियों का यूज किया जाता है, नगद है तो नगद के लिए कौन सी बहियों का यूज किया जाता है, अगर कागज पत्री है, प्रपत्र है तो उन चीज़ों के लिए कौन से चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, रोज की चीज़ों के लिए कौन सा बहियों का उपयोग किया जाता है। अर्थात हम लोग विशिष्ट प्रकार की हर एक प्रकार की पुस्तकों के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि लेखांकन है और लेखांकन में हम अनेक प्रकार की बहियों को पढ़ते हैं। अगला बोलता है लेखांकन के अनुसार किए गए कानूनी प्रावधानों व नियमों पर आधारित होता है। क्योंकि लेखांकन क्या होता है, लेखांकन के कुछ अलग से नियम होते हैं, तो उन नियमों के बारे में जानकारी रखना। और अगला बोलता है लेखांकन के अनुसार पुस्तकों व्यवहारों में लिखना नियमित रूप से किया जाता है। क्योंकि किसी भी कार्य को करने का एक नियम होता है, ढंग होता है। तो उसी तरीके से जब हम लोग लेखांकन का कार्य करते हैं तो लेखांकन के कार्य को करने का एक ढंग होता है, नियम होता है। आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे कि लेखांकन को लिखने के लिए किन नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे बता दे रहा हूँ, दोहरा लेखा प्रणाली और एकल प्रणाली। तो एकल प्रणाली जो होते हैं छोटे व्यापारी लोग यूज करते हैं, लेकिन दोहरा लेखा प्रणाली जो होता है, दोहरा लेखा प्रणाली के जो नियम होते हैं, ढंग होते हैं, उसको आज हमारे व्यापार व्यवसाय में उपयोग किया जाता है। और लास्ट पॉइंट बोलता है इसमें एक निश्चित प्रणाली के आधार पर लेखा किया जाता है। ठीक। उसके बाद आता है लेखांकन विज्ञान या कला या दोनों। तो मैंने बताया लेखांकन कला भी है और लेखांकन विज्ञान भी है। तो लेखांकन हमारा क्या है, कला एवं विज्ञान दोनों है। उसके बाद अगला टॉपिक है खाता बही में लेखांकन का संबंध। ठीक। उसके बाद आपका अंतर दिया हुआ है
बही खाता एवं लेखा कर्म में क्या अंतर है। तो बही खाता और लेखा कर्म का अंतर आप लोग पढ़ लेंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में लेखांकन के उद्देश्य से पढ़ाऊंगा कि लेखांकन के क्या उद्देश्य होते हैं, लेखांकन को किस प्रकार अपने व्यवसाय व्यवहार में लिखा जाता है, कैसे परिणामों को जाना जाता है, लेखांकन में किस किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है, किन नियमों के ढंग से लेखांकन को उपयोग किया जाता है, किस प्रकार परिणाम को प्राप्त, और लास्ट में पता चलता है कि हमारे व्यवसाय व्यवहार में लाभ कितने का हुआ है और किस प्रकार के लाभ हुआ है, इस लाभ को और बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए। ठीक, तो लेखांकन के उद्देश्य से हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इससे संबंधित मैं क्वेश्चन आंसर आप लोगों को भेजूंगा। इससे क्वेश्चन आंसर जो भी होंगे आप लोग इनको लिखेंगे क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में। बताया था अकाउंट के 2 कॉपी की आवश्यकता होती है। अकाउंट को मतलब हमारे 11th में लेखा शास्त्र के लिए 2 कॉपी की आवश्यकता होगी। पहला चौड़ी कॉपी लेना अकाउंट के लिए 300 पेज की, जिसमें आप अकाउंट बनाएंगे, और एक कॉपी लेंगे 200 पेज की जो कॉलेज कॉपी होगी, उसमें हम लोग इससे संबंधित हर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। हर चैप्टर में कम से कम 15-16 क्वेश्चन आंसर मिलेंगे आपको। 10, 12, 15, 16 जो भी क्वेश्चन होगा उसको मैं आप लोगों को व्हाट्सएप में भेजूंगा। आप उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, अपनी कॉपी में क्वेश्चन आंसर लिखेंगे और उसी को याद करेंगे। और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्लास था अकाउंट का, व्यवसाय का, सॉरी अकाउंट 11th कॉमर्स का अकाउंट का फर्स्ट क्लास था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे लेखांकन के। क्लियर है?